नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 18वां अध्याय। स्वर्णलता के सभी पार्ट्स आपको हमारे ब्लॉग में से मिल जाएंगे तथा प्लेलिस्ट में से भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। इसके साथ ही साथ आप अगर सस्पेंस या हॉरर स्टोरीज़ के शौकीन हैं तो आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का 18वां अध्याय। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते छिटक कर खड़ा हो गया प्रभास। क्या हो रहा है? जनाना गले से स्पष्ट उच्चारण में मजले भैया के कमरे से क्या तो सुनाई पड़ रहा है। पद्य पद्य पाठ हो रहा है, किंतु यह तो बच्चों का पाठ मुखस्त कराना नहीं है, यह तो नाटक है। कहो कहो सब मिलकर, शत वेणु विना स्वर, भारत फिर से विश्व सभा में होगा उच्च आसन पर। सीढ़ी से नहीं पापा करके ही प्रभास मजले भैया के कमरे के पास पहुंचा और दोनों ही स्पष्ट हो गए, सुनना और देखना भी। मजली बहू ने स्कूल ही खोल रखा है, एक किताब खोलकर कुछ कहती है, उसके बाद कई बच्चे उसे दोहरा रहे हैं। स्वर्ण के बच्चे हैं और उमा शशि की भी। स्कूल ही क्यों, कीर्तन पार्टी भी तो कह सकते हैं। इसलिए अगली झंकार जब छोटे बच्चे भूल भाल उच्चारण से बोल उठे, धर्म में महान होगा, कर्म में महान होगा, नया दिन मान उगेगा फिर से पुरातन प्राचीर पर की चौखट पर पांव रखकर प्रभास चिल्ला उठा, वाह वाह, क्या कहने, बिल्कुल कीर्तन पार्टी। मूल गायक सुर दे रही है और चेले दोहरा रहे हैं, सिर्फ तबले की ही बोल तो बाकी हैं। लेकिन अपनी माँ से कह दे, चंद बगल के कमरे से तेरी सजली चाची के भाई आए हैं। यह भले मानस का लड़का सुन सुनकर शायद हैरान हो रहा है। कहना नहीं होगा, सभी चुप हो गए थे। यही काफ़ी है, यह सोचकर प्रभास भी चला जा रहा था कि उसने सुना बड़े भैया का एक नितांत ही छोटा लड़का बोल उठा, सजले चाचा, मजली चाची हमें फिर से गाने को कह रही है, यह कीर्तन नहीं है। प्रभास ने अंतिम बात नहीं सुनी, पहली सुनी। बर्दाश्त से बाहर आश्चर्य से बोला, फिर से गाने को कह रही है? हाँ कहती है, यह गीत सभी को सीखना चाहिए, इसके बाद वह वंदे मातरम भी सिखाएगी। खबरदार, तुम्हारी मजली चाची ने सोचा क्या है, हमें हथकड़ी लगवाना चाहती है? कह दे उनसे यह सब नहीं चलेगा, इस घर में इतनी बाढ़ उनकी नहीं चलेगी। उस लड़के ने फौरन कमरे के भीतर से जवाब दिया, मजली चाची कह रही है, घर में सब पर आपका ही हुक्म चलेगा और किसी का कोई इच्छा नहीं चलेगी। उस लड़के ने तोते जैसी बोली सीखी है, बात का गुरुत्व क्या है, वजन क्या है, यह नहीं सीखा। जब ही इतना बोल सकता है, बाकी सब पुतले से बैठे रहे। सजले चाचा को जवाब, ऐसी भयंकर बात। सजले चाचा खुद भी उस आश्चर्य से ही पहले सन रह गए। उनके मुंह पर जवाब अवश्य सन होना क्षण भर का, दूसरे ही क्षण जमीन पर पैर ठोककर चिल्ला उठे, अच्छा, घर में अब ऐसी कुशिक्षा की खेती चल रही है। खैर, अपने बच्चों का दिमाग खा रही है, खाए, औरों के बच्चों का माथा क्यों चबा रही है? खोका, मैं कह रहा हूँ उठ जाए वहां से, उठ, और अपनी मजली चाची से कह दे, नहीं नहीं चलेगा, इसका गुजर ना हो, वह अपना रास्ता देखे। इसके बाद ही गाज गिरी। अब की खोखा नहीं, स्वयं मजली बहू दरवाजे पर आ खड़ी हुई। खोखा को महज माध्यम बनाकर बोली, खोखा, अपने सजले चाचा से पूछ, इस घर के वही मालिक है क्या? जिसे चाहे वह उसे रखेंगे, जिसे चाहे निकाल देंगे। यदि यही हो तो साफ कह दे, कल ही रास्ता देखूंगी, और कुछ ना नसीब हो, पेड़ तले की छाया तो कोई छीन नहीं सकता। पृथ्वी में अघटित भी घटता है, नहीं तो ऐसी दुस्साहस स्पर्धा के बाद भी स्वर्ण सीधी सतेज खड़ी रह सकती। आसमान से गाज तो नहीं गिरी सिर पर, स्वयं मजले बाबू भी दौड़कर मारने को नहीं आ सके, बल्कि हठात भाषा खोकर वह मनमूक हो जाता। उसके बाद जब बोला तो शिथिल और सरल ढंग से बोला। जाते जाते कहा, मुझसे अपराध बन पड़ा कि शासन करने आया। बगल के कमरे में कुटुंब का लड़का बैठा है, लाज लगी है, इसलिए यह हिमाकत करने आया था। खैर, तुम लोगों की चाची ने सचेत कर दिया, रात दिन किताब पढ़ने वाली विदुषी महिला, यह सब तो होगा ही, लेकिन अपनी चाची से कह देखो का, इस घर में उनका हिस्सा है, इसलिए वह जो चाहे सो करेंगी, यह नहीं होगा। फिर तो वह बम भी बना सकती है। प्रभास चला गया, तीखे विद्वेष मुंह साह करके। कहने की जरूरत नहीं, पद्य कंठ करने की पाठशाला फिर नहीं चली, सुर कट गया। लेकिन केवल उसी दिन, या सिर्फ पद्य की क्लास का सुर। रोना रोना, कटु कुत्सित रुलाई, सुनकर माया नहीं होती, दया नहीं आती, आती है वितृष्णा। पोस्ता दाना पीसते पीसते गिरिबाल ने कहा, मजली दी का यह अंतिम नंबर वाला जो हुआ है ना, उफ, गला है। आदमी का बच्चा रो रहा है या जंतु जानवर चिल्ला रहा है, समझना मुश्किल है।
जन्म से ही रोगी जो है, उमा शशि ने कहा। तुम सारे संसार के लोगों का दोष मत ढको दीदी, गिरीबाला ने ठेस लगाते हुए कहा। कौन जो तुम्हें क्या देकर राजा बनाता है तुम ही जानो, दोष ढकना क्या। उमा अप्रतिभ हुई। रोगी है इसी से कहे। पीसना समाप्त कर सिलौटी को उठाकर रखते हुए गिरीबाला ने कहा, मेरा बस हो गया बाबा, चले। दोनों चूल्हे जलकर खाक हो गए हैं। जिसकी बारी है उसे होश ही नहीं। उमा का ख्याल था कि इस बेला की बारी छोटी बहू की है, इसलिए बोली, छोटी बहू कहाँ है। छोटी बहू क्या, छोटी क्या करेगी, बारी तो मझली बहू की है। हाय राम, आज बुधवार है ना। है तो बुधवारी, किंतु पिछले हफ्ते छोटी बहू के मैके जाने से गड़बड़ी से बारी बदल नहीं गई। उमा शशि बड़ी है, उमा शशि निर्बोध है, उमा शशि गरीब की लड़की है। वह प्रशंसा की कुछ कंगाल भी है, इसलिए वह अकेली ही गृहस्थी का आधा काम करती है। हर रोज सवेरे इस रावण के परिवार की रसोई अकेले ही करती है, बाकी तीनों बारी बारी शाम को। स्वर्ण ने बहुत बार एक रसोईदारीन करने का प्रस्ताव किया। उसका वेतन अकेली ही देगी, किसी ब्राह्मण घर की अधेड़ विधवा ढूंढे नहीं मिलेगी सो नहीं। लेकिन उमा शशि सास की दुलरुआ है। प्रस्ताव पर ना कर बैठी और बोली, हाय राम, हम लोग हाथ पैर समेटे बैठे रहेंगे और ब्राह्मणी रसोई करेगी, छी। स्वर्ण ने कहा, तो फिर चूल्हा फूक फूक कर मरो। सवेरे की रसोई तो मुझसे हरगिज नहीं होने की, बच्चों की लिखा पढ़ी ही चौपट हो जाएगी। उमा ने विचलित होकर कहा, राम कहो, मेरे रहते सवेरे की रसोई तुम क्यों करोगी। सवेरे तो मैं हूँ ही, जानती हूँ तुम ही चलाती हो, हाड़ मांस पीसती हो, लेकिन 12 महीने यह देखने में भी तो अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे मझले देवर तो ज्यादा कमाते हैं, वेतन वही देंगे। उमा शशि ने नाना किया। अतएव स्वर्ण को अब विवेक का दर्शन नहीं है, लेकिन वह कौन बताए कि उमा शशि की यह बेवकूफ़ी क्यों है। क्यों वह हर पल घर में सबका मन जुगाने की चेष्टा करती रहती। किसी के मन को रख भी सकी है आज तक। मन रखते रखते किसी का मन कभी रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। उस मन के दावे और प्रत्याशा को बढ़ा दिया जाता है बस, और वह चेष्टा अविरत उसे अवज्ञा का पात्र बना देती है। वृथा चेष्टा का बोझ लेते लेते उमा शशि ने भी अपने जीवन की को केवल बोझिल ही बनाया है। किसी का मन नहीं रख सकी। मुक्त केशी उस पर सदा खींची ही रहती है। खुशामद वह वकील बेटे की बहू की ही करती है। क्यों करती है, यह आश्चर्य है। यह भी एक मनोविज्ञान है। नहीं तो रुपयों की सुविधा तो मझला बेटा देता है, फिर भी सजली बहू से डरती है। छूत लगी जैसी उमा शशि करती है। इसलिए डरते डरते कहा, मझली की लड़की ने आज जो कांड किया है उससे भला होगा। नहीं, नहीं होगा। जिससे होगा वह करे। मैं तो चूल्हे की छां भी नहीं छू सकती। मेरी बारी के दिन क्या कोई चूल्हा संभालने आएगी, कहकर गिरीबाला चली गई। स्वर्ण नहीं उतरी। खबर 2 तल्ले पर फैल गई। असंतोष और आलोचना की लहर उठी और सबको दबाती हुई प्रबल हो उठी रुलाई, रुलाई, कुत्सित रुलाई। वह आंत्रनाद मानो इस अंधकूप से आकाश को उठा चाहने लगा। घर में हो क्या रहा है आखिर, प्रभास चंद्र का तीखा गला सुनाई पड़ा। शर्म और खींच के मारे ताश के अड्डे से उठकर आया, मिजाज इसलिए 7वें आसमान पर। पूछता हूँ, कौन रो रहा है। मझली बहू का अंतिम नंबर। मझली बहू घर में नहीं है क्या। घर में, घर में क्यों ना होंगी। घर छोड़कर जाएंगी कहाँ। बेटी को गोद में लिए बैठी है। गोद में लिए बैठी है। प्रभास का सारा विष उड़ेल कर चला गया। फिर भी गला बंद नहीं कर पा रही है। लड़के के गले में ऐसी शंख जैसी ध्वनि, मुंह में एक मुट्ठी नमक देने को कहो, बंद हो जाएगी। चला गया। गनीमत यह है कि यह सलाह स्वर्ण के कानों तक ना पहुंची। उस समय स्वर्ण के कान का पर्दा रुलाई के शब्द से फटा जा रहा था। उधर रसोई में आंधी उठी। बड़ी बहू हाड़ी चढ़ाने का भार ले रही थी कि सजली और छोटी बहू की ओर से जोरों का प्रतिवाद हुआ। उमा शशि स्वर्ण को इतना सिर क्यों चढ़ाएगी। जिसके 5-7 बच्चे हैं उसके यहाँ रोक तो रोज ही लगा रहेगा, इसलिए इसी बहाने से छुटकारा मिल जाएगा। कोई कहे तो भला कि सजली और छोटी ने कभी बारी का नागा किया है। उनका अपना चाहे जो भी हुआ, जो गुजरा हो, गृहस्थी का काम करती गई हैं। मझली ने ही कौन सा 5वां पांव साफ कर देखा जो जो चाहेगी करेगी। उमा शशि यदि ऐसा पक्षपात करेगी तो वे भी बच्चे को सर्दी होने पर कमाई करेगी, कह दिया। डर से हांडी को ताक में उतारकर चावल के भगोने में को हाथ में लेकर उमा शशि खड़ी सी रही। जबरदस्ती करने का साहस भी नहीं, यह कहने का भी साहस नहीं कि अरे बाबा, करना तो तुम्हें नहीं पड़ रहा, फिर इतनी चिढ़ काहेगी। पर क्यों चिढ़ क्यों है। यह क्या वही खाक जानती हैं। जहाँ छोटी बातों के सिवा और किसी बात की खेती नहीं होती, वहाँ बड़ी और महत्व की बातें मिले कहाँ। छोटी बात ही चिढ़ की जननी है। बेटी को लेकर दुलार रही है बैठी। आज रसोई की बारी है ना तुम्हारी, कमरे में
हथौड़े की चोट करती हुई हुमकी आई। लगातार रोती हुई लड़की को छुपाने की बेकार कोशिश से स्वर्ण खुद ही रुआंसी सी हो रही थी। इस शब्द से चौंककर उसने पीछे पलटकर देखा और तुरंत ही लापरवाही से मुंह फेर कर बोली, बारी निभाने की हालत देख रहे हो? अभी अभी नीचे से सबकी बातें सुनकर कर प्रबोध स्वर्ण को डांटने के लिए आया था, किंतु स्वर्ण ने वैसे ही लापरवाही से कहा, किसके पास छोड़कर चली जाऊं? तुम संभालोगे? मैं तुम्हारी उस गुणवंती बेटी को संभालूं? भूत तो सवार नहीं है मुझ पर। मेरी बेटी क्या अकेली मेरी है? संभालने में तुम पर भूत सवार होता है? कहने में शर्म नहीं आती? उग्र मूर्ति स्वर्णलता उठ बैठी। फिर अगर इस ढंग की बात कही तो मान मर्यादा तक नहीं रखूंगी, कहे देती हूँ। इस मूर्ति से प्रबोध डरता है, फिर भी डर लगना प्रकट नहीं होने दिया। बोला, ओह, मान मर्यादा रखने में तो पसीना पसीना हो। अभी भले भले से अपना मान रखो जाकर और अपनी बारी निभाओ। मेरा मान इतना ठुनका नहीं है कि उसे रखने में पिशाचनी होना पड़े। बेटी को लेकर स्वर्ण लेट गई, लापरवाही और अवज्ञा की अदा। प्रबोध चंद्र का खून खौल उठा। वह तीव्र स्वर में बोला, लेट गई? मजाक है? मैं तुम्हारे हिस्से का काम रोज रोज कोई और क्यों कर देगी? जाओ, रोने से लड़की मर नहीं जाएगी। स्वर्णलता फिर भी नहीं उठी, लेटी लेटी ही बोली, एक रात नहीं खाने से कोई मर नहीं जाएगा बिना खाए? कैसी भयंकर बात! गर्ज की उठेगी नहीं, पत्थर है पत्थर। लाचारी में प्रबोध को दूसरा सुर अपनाना पड़ा, नरम सुर। 5 जने 5 तरह की बात कहेंगे, वही क्यों सुनो? लाज नहीं लगती? स्वर्ण फिर उठ बैठी, उठकर दृढ़ कंठ में बोली, नहीं लगती। मेरे लज्जा शर्म का ज्ञान तुम लोगों से नहीं मिलता। निंदक के डर से रोगी बच्चे की दुर्दशा करना मेरे लिए ज़्यादा शर्म की बात है। जो ऐसा करती हैं वे माँ नहीं शैतान है, माँ नहीं पिशाचिन है। वे शैतान है, पिशाचिन है, जरूर शैतान, स्वार्थी, महापातकी। तुम्हारी सारी बातें दुनिया के बाहर क्यों होती हैं? हाँ, सब बातें दुनिया के बाहर। क्या करोगे? फांसी दोगे? मैं कहता हूँ तुम जाओ, बच्चे को मैं देखता हूँ। नहीं, स्वर्ण उस दिन रसोई करने नहीं गई। आखिर उमा शशि ने ही रसोई की और आश्चर्य घर भर के लोगों को चकित करती हुई स्वर्ण ने आकर मजे में वही रसोई खाई। बुलाना तक नहीं पड़ा, हठात आई, पानी कादों में धप करके बैठकर बोली, मुझे 2 मुट्ठी दे दो दीदी, बड़ी मुश्किल से सुलाकर आई हूँ। ऐसी बेहया स्त्री फिर भी मुक्तकेशी ने सोच रखा था आज सवेरे की रसोई का भार मजली लेगी, लेकिन वह आशा फलवती नहीं हुई। सवेरे पता चला बच्ची को चेचक हुई है। उसने वैसे ही रोने का कारण समझ में आ गया और रसोई का भरोसा भी जाता रहा। 1 आध दिन नहीं, ऐसा बहुत दिन। कहने को क्या था, यह रोग किसी का राजी खुशी का नहीं। फिर भी बात हुई, सबने कहा सुनी की, परंतु उस कहने सुनने पर एक बहुत बड़ा पत्थर आ गिरा। 12 बजे के करीब जग्गू आ पहुंचा, साथ में एक अधेड़ ब्राह्मणी। कहाँ हो बुआ? लो अपनी रसोईदारिन, क्या करना कराना है इसे दिखा सिखा दो, माँ ने कहा है कामकाज अच्छा करेगी। रसोईदारिन? किसके हुक्म से लाए हो? मुक्तकेशी ने अवाक होकर कहा। जग्गू जनाना ढंग से बोला, अरे लो, कर लो बात इनकी। तुम्हारा बेटा ही तो कह आया। मझले कुमार बोला, मझली बहू के बच्चे को चेचक हुई है और उधर खटते खटते बड़ी बहू बेचारी की जान जा रही है। गृहस्थी तो छोटी सी नहीं है, रसोई घर के लिए एक ब्राह्मणी चाहिए। और तुम्हारा हाल की 7 कांड रामायण सुनकर सीता किसका पिता है बोल रही हो। जलती आंखों से एक बार मझली बहू के कमरे की ओर ताककर मुक्तकेशी ने कहा, समझ गई, काम रूप कामच्छा के भेड़े के सिवाय यह काम और किसका हो सकता है। मगर मैं अभी मरी नहीं हूं जग्गू, अपनी जीते जी रसोई घर में रसोईदार इनको नहीं घुसने दूंगी। नहीं घुसने दोगी? कहाँ और हो गया? तुम उन लोगों का आमिष छुओगी? मेरा मरण नहीं है, फिर जिन्हें करना है वही करेंगी। मुझे आदमी की जरूरत नहीं है जग्गू, खामखा ब्राह्मणी बेचारी को आशा देकर निराश करना। जग्गू ही है, पर वह भी इस परिस्थिति से थतमता गया। कहा, और रसोईदारिन ला दो। अपनी इस महिमा से खिल रहा था, लेकिन यह क्या? बुद्धू के भाई बोला, यानी जरूरत नहीं है? मुक्तकेशी यही कहने जा रही थी, नहीं कह सकी। उस भरी दोपहरी में सहसा ही सूखे आसमान में वज्रपात हुआ। उस वज्र में सभ्यता, भव्यता, सामाजिक रीति नीति ध्वंस हो गई, और ध्वंस हो गई मुक्तकेशी की पद मर्यादा की महिमा। एकाएक दरवाजे के उस तरफ से साफ गले से स्वर्ण का दिदाहीन गला सुनाई पड़ा। जरूरत है, माँ जेठ जी से कह दें उसे रख ले। मुक्तकेशी स्तंभित सी होकर बोली, जरूरत है, रखा जाएगा उसे। मैं मना कर रही हूँ और तुम मेरे कहने के बावजूद हुक्म चला रही हो। हुक्म चलाने की बात नहीं है माँ, अबूझ की भांति नाराज हो जाने से तो नहीं चलेगा। दीदी अकेली किस किस और देखेंगी? ब्राह्मणी के लिए मैंने ही कहला भेजा था। ब्राह्मण दी, तुम इधर आओ। जीते रहो सुर। जग्गू चीख उठा, यह हुई बात। अपनी बुआ के लिए ऐसे ही सबक की जरूरत थी। मुक्तकेशी के संसार में युग प्रलय हो गया।
मुक्तकेशी की कलम के ऊपर कलम, उनके घर में वेतन वाली रसोईदारिन, मानो आश्चर्य अमुक का चिन्ह हो। बिंदु और गिरिबाला शायद यही पहली बार स्वर्णलता के तेज और हिमाकत की समालोचना न करके उस पर प्रसन्न हुई। जान बची बाबा, केवल उमा शशि को ही लगा वह मानो सर्वहारा हो गई। रसोई घर से हट जाने पर किस मोल बिकेगी उमा शशि, मूल्यहीन। इन दिनों क्या करेगी। उसकी आंखों में जब तब आंसू आ जाने लगे और वह ब्राह्मणी के आसपास सहायता को घूमने लगी। कम से कम यह तो समझ में आएगा उसकी कुछ तो जरूरत है। स्वर्णलता की तरह वह अपनी परिस्थिति के बल पर ही अपने को मूल्यवान नहीं समझ सकती। काले दुबले पलिहा वाले छोरे की और जलती आंखों देखकर श्यामा सुंदरी ने कहा, इसे घर में जगह देनी होगी, इसे लेकर क्या करूंगी। अपने बाहर के बाबुआना साज फतुई को उतारकर आंगन के तार पर रखते हुए लापरवाह स्वर पे बोला जग्गू, करोगी क्या, समय पर 2 मुट्ठी भात दोगी और क्या, सिर पर उठाकर नाचने को तो नहीं कहा। श्यामा सुंदरी ने रंज होकर कहा, माथे पर उठाकर नाचने का हाथ पांव क्या है, समय पर 2 मुट्ठी भात दूंगी, पलिया पेट के लिए काढ़ा उबाल दूंगी और क्या, किस लिए, क्यों। यह तो राजकुमारी को पहले ही कह दिया। माँ नहीं है, नानी पोसती थी, वह भी राम नाम सत्य हो गई है। 2 मुट्ठी भात कौन दे, ठिकाना नहीं। ओ तो मुझे ही इसके नानी बनना होगा। श्यामा सुंदरी को मानविकता से कोई वास्ता नहीं। बोली, देख तो मुझसे शत्रुता मत कर। जग्गू सदा तो जल जल कर ही मरती रही। दुनिया में ऐसे माँ बहन बहुतेरे हैं, सब पर दया करेगा, सबका बायना जग्गू लेगा, ऐसा मूर्ख ब्राह्मण वह नहीं है। जग्गू ने नरम गले से कहा, एक ही की तो बात हो रही है। नहीं होगा यह। श्यामा सुंदरी और भी तेज गले से बोली, मेरा ही भात वात कौन करे, इसी का ठिकाना नहीं। हितैषी बेटा सिर पर एक रोगी और सवार करके ले आया। गुस्सा मत दिला जग्गू, जहाँ का धन है वहीं रखा। माँ के इस शासन वाक्य से जग्गू तिल भर भी विचलित नहीं हुआ। बोला, हूँ रखाने को ही ले आया ना। अबे छोरे, हाँ किए खड़ा है, नई नानी जी को प्रणाम कर, देखता हूँ कैसा भगवती जैसा चेहरा। एक खबरदार, पाँव पर हाथ मत रख, दूर से ही। तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि मेरी माँ का चरण स्पर्श करेगा। प्रणाम करके यहाँ बैठ। माँ, इसे थोड़ा सा जलपान तो दो, भूख से रिरिया रहा है। देखना दुखिया का बेटा है, इसलिए अकर बकर मत दे देना। इसके पेट का हाल तो देख ही रही हो, रसगुल्ला फुल्ला है एक हाथ। श्याम सुंदरी ने बेटे को पहचानती है, इस पलिया पेटा को अब हटाया नहीं जा सकेगा। रसगुल्ला खिला पिलाकर राज सम्मान से ही इसे रखना होगा, यह निश्चित है। समझ रही है, फिर भी आसानी से हार ना मानकर क्रुद्ध गले से बोली, ना रहे तो लाने में कितनी देर, तुम तो फौरन दौड़े जा सकते हो, मगर घर में बिना जरूरत एक पोष्य का मैं नहीं पढ़ा सकती। मेरी उम्र बढ़ रही है, घटती नहीं है, मुझे अब खटना संभव नहीं। जग्गू अब उद्दीप्त हुआ, बोला, तुम तो अपनी ननद से भी एक कदम आगे हो माँ। तुम मुंह खोलकर बोल सकी। मैंने यह कहा कि इसके लिए कलिया पुलाव पकाना पड़ेगा। अरे दोनों जून तो 2 मुट्ठी भात और उबला कच्चा केला बस। लोग गाय पालते हैं, कुत्ता बिल्ली पालते हैं, तुम आदमी को दूर दूर कर रही हो। छी, सो तू 100 बार छी कर। श्यामा सुंदरी अडिग गले से बोली, बुढ़ापे में एक मुन्ने को पालकर उसका पथ्य बनाना मुझसे ना होगा। वारे हितैषी लड़के मेरे, कहावत है, भला नहीं बुरा कर सकता हूँ। क्या दोगे, कहाँ, तेरा वही हाल है। श्यामा सुंदरी सहज ही एक साथ इतना नहीं बोलती, किंतु आज बेटे के गवारपन से मिजाज उनका तीखा हो गया। मोहल्ले के एक बड़े का बेटा, उसकी नानी मरी की दादी, उसके लिए पका देने वाला कोई नहीं, इस मुक्ति से एक रोगी को लाकर माँ के गले मरना चाहता है। ब्राह्मण का लड़का होता तो भविष्य के लिए आशा होती, समय असमय कुछ ना सही एक लोटा पानी दे सकता है, परंतु यह क्या, बड़ई का लड़का, इसके हाथ का तो पानी भी नहीं चलेगा, सख्त पोकत भी नहीं कि नौकर का काम करेगा। फिर श्याम सुंदरी नहा की इतनी बड़ी एक झंझट क्यों मोल ले। 8-10 साल का लड़का, वह तो बेवकूफ बराबर ही है। बुढ़ापे में कब अब श्याम सुंदरी एक मुन्ने को पाले। गुस्सा कर बोली, गाय पालने से दूध आता है, कुत्ता बिल्ली से भी उपकार होता है, इससे क्या लाभ होगा। लाभ। जग्गू अब सचमुच ही बिगड़ उठा, फूलकर डेढ़ा हो गया। उपकार होगा या नहीं, तुम्हें यह देखकर दया करोगी। रहने दो माँ, तुम्हारी तोली हुई दया की दरकार नहीं। उफ, ऐसी बात सुनने से पहले जग्गू का मरण क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हें जगह नहीं देनी होगी, भात भी नहीं पकाना होगा। चल रही थी, गलती से ले आया था तुझे, ख्याल था कि यह घर जग्गू के बाप का नहीं है। उस लड़के का हाथ पकड़कर खींचने लगा जग्गू। बोला, आह, अच्छे घर में ले आया था तुझे, अच्छा सबक मिला। अब से फिर किसी ब्राह्मण के दरवाजे पर मत खड़ा होना। हाँ, कसाई के यहाँ बल्कि आश्रय मिल जाएगा, लेकिन ब्राह्मण के यहाँ नहीं। कानों से क्या सुना, छी छी, क्या तो उस पर दया जो करूँगी, वह मेरा कौन सा उपकार करेगा।
जग्गू ने बाहर के दरवाजे की ओर वेग बढ़ाया। श्यामा सुंदरी मुश्किल में पड़ी। समझ गई जग्गू सचमुच ही नाराज हो गया, और नाराज हो जाने से 5 दिन तक पानी भी नहीं स्पर्श करेगा। उपाय नहीं, इस छोरे को गले बांधना ही होगा, परंतु नरम पड़ने से नहीं चलने का। वह भी जग्गू की माँ है, इसलिए तीखे स्वर में बोली, देख जग्गू, गुस्सा मत बढ़ा, एक कदम जा तो देखती हूँ कैसे जाता है तू। तुम्हारे कहने से नहीं जाऊं। और घूमकर खड़ा हो गया। वह ऊंचे उदास गले से बोला, देख लेनी ताई, एक ऐसे बुढ़े मर्दुए की मान प्रतिष्ठा जरा देख ले। गुस्साकर चल देने की आज़ादी भी नहीं है। इस असहाय अबल जीव को आदमी समझकर तेरे बाप ने अभिभावक पकड़ा है। वह निताई को अपने पास लेकर ओसारे में बैठ गया, मानो वह भी उसी की तरह प्रार्थी होकर बाहर से आया हो। निताई हैरान। श्यामा सुंदरी सखुए के पत्ते में पैसे में 2 घंटा मिलने वाली 2-4 रसमुंडी लाकर बढ़ाती ही बोली, नल में पानी पी लेगा या गिलास में देना होगा। जग्गू अचानक आग बबूला हो उठा, जैसे वह आदमी ही ना हो। ऊंचे गले में बोला, गिलास में ही पानी देना होगा। क्यों? मेरे गुरु पुत्र के दादा है ये। नल में मुंह लगाकर पानी नहीं पिएगा। देख निताई, यह सब नवाबी तरीका अगर चाहेगा तो गुजारा नहीं होगा। बूढ़ी ब्राह्मण कन्या तुझे पानी देगी और तू पिएगा। हाँ, अगर यह कहे कि ये कई रसमुंडी तो मेरे लिए ख्वाब है नानी जी, तो वह और बात है। भूख के आगे लाज शर्म नहीं, लेकिन नल से पानी नहीं पीऊंगा, यह नहीं होगा। श्यामा सुंदरी ने कड़ी निगाह से एक बार बेटे की ओर ताका, फिर पूरे 1 पैसे की रसमुंडी लाकर देती हुई बोली, अब लेकिन है नहीं जग्गू, कल 4 पैसे की लाई थी, उन्हीं में से कुछ बच रही थी। जग्गू ने खुश होकर कहा, बस इतनी से ही हो जाएगा, और कितनी चाहिए? क्यों रे निताई, बदन में कुछ ताकत मिल रही है? जो दशा हुई है वही वास्तव में चाहिए। अपने से याद कर करके दूध मांगकर पिया करना। हाँ, इन भगवती को देख रहे हो ना, इनके काम काज का और छोर नहीं है। यह मत सोचना कि बुला बुला कर तुझे दूध पिलाया करेंगी। माँ के प्रति इतना कर्तव्य करके जग्गू प्रसन्न बैठ पड़ा। बोला, खैर बाबा, अपनी एक जिम्मेदारी गई। मातृहीन को माँ की गोद में डाल दिया। लड़के की ओर से नजर इधर उधर फिराकर श्यामा सुंदरी ने कहा, ए छोरे, तेरा नाम क्या है? आते ही जिस परिस्थिति में पड़ गया था निताई, उससे बोलने का साहस नहीं हुआ, किंतु अब चुप रहना भी कठिन था, सो उसने अपना नाम बताया, निताई। अरे, नाम बताने का यह कौन सा ढंग है? जग्गू ने सुउपदेश दिया। भले आदमी की तरह कहना चाहिए, श्री निताई दास। निरा नौकर चाकर की तरह रहने से तो नहीं चलेगा, भले आदमी तो जैसा रहना होगा। श्यामा सुंदरी समझ गई है, नौकरानी की मार कर स्त्री को सबक सिखाना है। कहीं वह इसे नौकर के पर्याय में ना डाल दे, इसलिए ऐसा कह रहा है। परंतु वह भी सहज स्त्री नहीं, कड़े स्वर में बोली, अरे, नौकर जैसा नहीं होगा तो क्या राजा जैसा होगा? निताई, तेरा बाप क्या करता है? निताई से पहले ही जग्गू बोल उठा, बाप तो बड़ा ही है, लकड़ी पर रंदा मारता है, और क्या करेगा? छोड़ो भी, यह सब नहीं सोचना है। तू आदमी बन, समझा? घर गृहस्थी दिखा दूं, चल। इतने में बहुत दिनों के बाद मुक्त केशी का आविर्भाव हुआ, और तुरंत उनकी नजर उस लड़के पर पड़ गई। संदेह के स्वर में पूछा, कौन है ये छोरा? नौकर रखा है? क्यों? जग्गू आ भूमि सलाम करके बोला, तुम भी क्या कह रही हो बुआ? जग्गू नौकर रखेगा? कृष्ण का जीव, वह जब जहाँ रखे। श्यामा सुंदरी ने व्यंग से कहा, बिल्कुल सही। जितने दिन पत्थे का भात और रसगुल्ला नसीब होगा, उतने ही दिन यही रहेगा। खोद कर पूछते हुए मुक्त केशी ने माजरा जान लिया। उन्होंने गाल पर हाथ रखा, कौन जात है? जग्गू अब एक बारगी उखड़ गया। जात से क्या करना बुआ? इसे नत दमाद बनाना है क्या? सुनो जी इसकी बात, मुक्त केशी बोली। तुझे और मेरी मजली बहू को एक ही विधाता ने गढ़ा है क्या? कुछ बोले की आग। अरे, घर में घुसता रहेगा, जात नहीं देखना? नहीं देखना है। घर द्वार में तो मच्छर मक्खी चींटी भी घूमती है, नाले से आकर। उस समय तो जात का विचार नहीं करती हो। अरे निताई, चल हम लोग हट जाएं। 2 बुढ़ियां आपस में बतियाती हैं जो सो, ये भला धर्म की बात करने आती हैं। तुम लोगों ने मुंह पर ही उस नारायण का जो अपमान किया, निहायत नारायण ही था। सह गया, जो भी हो, आखिर तो मर्द है। यह लक्ष्मी जी होती तो दुख से पाताल प्रवेश करती। आदमी का बच्चा थोड़ा सा खाएगा, उसके लिए उल्हाना। निताई का हाथ पकड़कर जग्गू गट गट करके बाहर निकल गया। मुक्तकेशी ने पीछे से खबरदार किया, यह काम लेकिन तूने अच्छा नहीं किया जग्गू। कौन जाने यह छोरा स्वदेशी है या नहीं। सुना है पुलिस के डर से कितने लड़के ऐसा ही सुधा बनकर। रुक गई। जग्गू के कानों पहुंचाने की आशा नहीं रही। मुक्तकेशी का कहा श्यामा सुंदरी के कानों जितना कुछ गया वही काफी था। वह उसी भाव से बोली, अपने भतीजे के लिए चिंता ना करो, पुलिस ही उसके डर से दुर्गा नाम जपेगी। इस बुढ़ापे में उसने एक मुन्ना लाकर मेरे गले मड़ दिया। आपत्ति की, उस पर गुस्सा तो देख लिया ना उसका। खैर तुम्हारी क्या खबर है, दिनों से तो आती ही नहीं।
मुक्तकेशी ने कहा, अरे आऊं भी क्या, कमर तो दिन दिन दुश्मनी ही कर रही है, अब अधिक चल नहीं सकती, जैसे तैसे गंगा नहान जारी कर रखा है। एक खबर देने आई हूँ, दोनों लड़कियों का ब्याह ठीक कर लिया है, वही कहने आई। आओ एक दिन लड़कों के साथ राय सलाह होगी। श्यामा सुंदरी समझ गई। किन दो लड़कियों का? मल्लिका और चंपा, और कौन? बोली, वाह, कहाँ हो रहा है? विराज के ससुराल के नाते घरवर अच्छा है, चचेरे भाई हैं दोनों। श्यामा ने चुटकी ली। तुम्हारी मजली बहू तो बचपन का ब्याह पसंद नहीं करती, वह राजी हो गई? बचपन में? मुक्तकेशी झंकार सी उठी। अजी छोटी कहाँ है, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है। 11 कहा करती हूँ, 13 की हो गई है। हाँ, मजली बहू ने मेरे गाल पर कालिक पोती है, विराज के नाते की वह ननद लड़की देखने आई थी। अरे तू बहू है, चुप रह। बड़ी बहू ने तो चू नहीं की। मजली उनके गाल गल गप करती हुई बोल उठी, हाय रामी, 11 क्या, 11 की तो 2 साल पहले थी। वे दोनों ही 13 की हो गई हैं। माँ जी शायद भूल गई हैं। पोती पोतों की संख्या कम तो नहीं, बेटे बेटियों को मिलाकर 50 क्यों ना होंगे। इस पर इतनी हंसी हुई। जरा मेरी बहू के गुण तो देख लो। श्यामा सुंदरी बोली, जरा सत्यवादी है ना। अजी सत्यवादी? सत्यवादी तो हम भी हैं, लेकिन उतनी सत्यवादी होने से तो संसार नहीं चलाया जा सकता। सभी कुल बरकरार आखिर किस जोर पर रखोगी, मर्यादा कैसे रखोगी? झूठ पर ही तो अच्छा धन है, झूठी छप्पर की खूटी है। गृहस्थी कभी की तो नहीं है ना। श्यामा सुंदरी के इस मुक्त जीवन पर मुक्तकेशी को सदा से ईर्ष्या है। श्यामा सुंदरी ने समझा अब प्रसंग बदलने की जरूरत है। बोली, बैठो ननद जी, डाब काट कर लाती हूँ। ब्याह हो कब हो रहा है? सावन में ही कर लेना होगा, नहीं तो 3 महीना हाथ पैर समट कर बैठ जाना पड़ेगा। आना? हाँ आऊंगी, तुम बैठो। श्यामा डाब काटने चली गई। भांजों की बेटियों के ब्याह में राय सलाह देने के लिए आकर ऐसी स्थिति में पड़ना पड़ेगा, यह धारणा क्या थी श्यामा सुंदरी की? स्थिति की धारणा तो नहीं थी, विषय वस्तु भी धारणातीत। फिर भी देखना पड़ा। देखा, स्वर्णलता बच्चे को पीट रही है। वह सदा सुनती रही थी कि स्वर्णलता बच्चों पर हाथ नहीं उठाती। बच्चों को पीटना उसे कतई पसंद नहीं। दूसरी देवरानियां बच्चों को पीटती हैं तो वह रंज होती है। कहती है, तुम्हारे अधीन प्रजा है, इसलिए तुम मारोगी उसे। फिर तुम की जिसकी प्रजा हो वह तुमसे क्यों छोड़ेगा? वही स्वर्णलता लड़के को पीट रही है। मैच पीट रही है, कहना नहीं होगा। बिगड़े जानवर की तरह बच्चे को टूट कर उसका अंत ही कर देना चाह रही है। केश वेश विध्वस्त हो गया, चिल्लाने की भी शक्ति नहीं। हाँफ रही है और मार रही है, उलट पुलट कर मार रही है। उमा शशि नहीं छुड़ा सकी छोटी बहू बिंदु। मुक्तकेशी छींक रही है, अरे मारी डालेगी क्या उसे? मार डालेगी? हाय राम, कैसी खूनी औरत है। हाय, मर्द सूरत तो कोई घर में है नहीं। मैं इस बहू का क्या करूँ? ए सजली बहू। सजली यानी गिरीबाला दूसरे के लड़के को इस तरह बुरी तरह से मारता है कोई? अवश्य यह लड़का जो पड़ा पड़ा मार खा रहा था सोने 4 हाथ पांव के सारे युद्ध को जीतने की कोशिश कर रहा था। वह स्वर्णलता के कपड़े फाड़े दे रहा था, बाल बिखर गए थे, हाथ की चूड़ियां चूर चूर हो गई थी। प्रहार की आवाज, उस लड़के की चीख, घर के दूसरे छोटे बच्चों का मौन क्रंदन और स्वर्णलता के ना झुकने वाले मन की तीव्र घोषणा की आवाज। मार ही डालूंगी, खून ही कर दूंगी। ऐसे कुलंगार लड़के को मारना ही उचित है। ऐसे एक अद्भुत परिवेश में आकर खड़ी हुई श्यामा सुंदरी उसके बाद माजरे को समझा और दौड़कर उन दोनों योद्धाओं के बीच खड़ी हो गई। हो क्या रहा है बहू? खून के जुर्म में पड़ना चाहती हो? बोली। लेकिन माजरे को समझ ही कितना पाई थी। लड़का स्वर्ण का नहीं, गिरीबाला का है, यह नहीं समझ सकी थी। फिर भी बोल उठी, लड़के का खून कर दोगी क्या मजले बहू? हाँ, खून ही करूंगी। उस लड़के को छोड़कर स्वर्णलता हाफने लगी और उसका खून करके एक बार भी जन्म का बदला चुकाकर फांसी पर पड़ जाने की अपनी वासना भी घोषित की। और तभी श्यामा सुंदरी ने माजरा समझा कि क्या है। चौंक उठी। लड़का गिरीबाला का है, मतलब यह प्राणघाती प्रहार स्वर्ण अपने बेटे पर नहीं, दूसरे के लड़के पर कर रही है। तो क्या स्वर्ण का दिमाग सचमुच ही खराब है? इस परिस्थिति के लिए श्यामा सुंदरी प्रस्तुत नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने को प्रस्तुत कर लिया। लड़के को अपने पास खींचकर बोली, समझ गई, इसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया होगा। फिर भी उसकी ओर से मैं तुम्हें क्षमा मांग लेती हूँ मजली बहू। इतनी देर के बाद अब गिरीबाला के मुंह से बात फूटी। बोली, आपके माफी मांगने से तो नहीं होता मौसी जी, मैं थाना पुलिस करके रहूंगी, परिस्थिति जो भी चाहे। श्यामा सुंदरी गिरीबाला की थाना पुलिस वाली घोषणा भी नहीं सह सकी। असंतुष्ट होकर बोली, छी सजली बहू रानी, यह कैसी बात? तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं हुआ। लड़के ने कसूर किया, ताई ने उसे पीटा, बस। यह भी समझा कि गुस्से में मार कुछ अधिक पड़ गई। यह तो तुमसे भी हो सकता था। तुम इसके बेटे के सामने उसकी ताई को पुलिस की धमकी दे रही हो। बाप के घर के नाते श्यामा सुंदरी नितांत ही एक है और नितांत अपनी है, इसलिए मुक्तकेशी उन्हें यथेष्ट पद मर्यादा देती है। किंतु आज यह मर्यादा वह नहीं दे पाई। उन्होंने श्यामा सुंदरी के विरूप मंतव्य पर छुरी चलाई। तुम रुको बहू। सजली बहू ने थाना पुलिस का नाम सहज ही नहीं लिया। आखिर माँ है,
अब तक जो खड़ी खड़ी बर्दाश्त करती रही, इसी की शाबाशी दी उसे। उस घर को जलाने वाली को भुलाने वाली के समझने में अभी देरी है तुम्हें। इतनी उम्र हो गई, अपनी ऐसी जांबाज औरत नहीं देखी मैंने। अरे बच्चे कहाँ क्या खेल रहे हैं, उसे देखने की तुम्हें क्या पड़ी? और वैसे दोष का ही क्या खेला। बड़ी बहू के बच्चे अभी अभी दरोगा मौसा के यहाँ से लौटे, गपशप किया है, वही सुनकर उन्हें दरोगा बनकर खेलने की इच्छा हुई। यही तो खेल में बच्चे कभी राजा बनते और कभी मंत्री, कभी चोर और कभी जल्लाद। इसका बुरा मानना है? इस बीच श्यामा सुंदरी घटना जान गई। दरोगा के घर का किस्सा सुनकर गिरिबाला का वह वीर लड़का दरोगा बनकर स्वदेशी पाजियों को दुरुस्त करने का खेल खेल रहा था। दो चार निरह नन्हे मुन्नों को स्वदेशी बनाकर स्वयं कोट टोप और बूट से लैस होकर बूट की मार मारते हुए स्वदेशियों को गाली देने का खेल शायद इससे पहले 2-1 बार हो चुका है। यह सुनकर स्वर्णलता ने सख्त मनाही कर दी थी। फिर भी वैसे पसंद के खेल को वह छोड़ नहीं सका। आज भी जोर शोर से शुरू किया। इत्तफाक मजली ताई के ही सामने पड़ गया, एक बारगी बूट की ठोकर लगाते समय ही। और इसके बाद का दृश्य तो वही था। श्यामा सुंदरी घटना को जान गई, इसलिए बोली, ताई ने जब 2-3 दिन मना किया था, वह खेल खेलने की जरूरत ही क्या थी? मुक्तकेशी ने विकृत गले से कहा। बड़ी महारानी आई है, मेरे यहाँ के सारे लोग उन्हीं के यहाँ कहे उठे बैठे। अच्छा किया उसने वही खेल खेला। इन स्वदेशी मुंहजलों को यही दंड मिलना चाहिए। उन्हीं मुंहजलों के मारे तो देश में इतनी अशांति। और फिर दूसरे का लड़का क्या कर रहा है, इसमें तुम्हें नाक घुसड़ने की क्या पड़ी है? तुम मारने वाली होती कौन हो? श्यामा सुंदरी का सदा का दोष है कि वह न्याय के पक्ष का समर्थन कर बैठती है। कम से कम उन्हें न्याय लगता है, इसलिए वह असंतुष्ट गले से बोली, तुम्हारी यह कैसी बात है ननद जी? लड़का दोष करे तो ताई, चाची, दादी, बुआ शासन नहीं करेंगी? हाँ करेंगी तो क्या खून कर डालोगी? सजली बहू ने ठीक ही कहा है, उसके हाथों रस्सी लगना ही ठीक है। हाँ, गिरिबाला ने यही कहा, उनके हाथों यदि मैं रस्सी नहीं डलवा सकी तो मेरा नाम नहीं। मैं भी एक वकील की पुत्री हूँ, यह जानना बाकी नहीं कि क्या से क्या होता है। परंतु वकील की स्त्री की यह युक्ति पूरी हुई। स्वर्णलता के नाम की बहू के हाथ रस्सी पड़ी। ऐसा हुआ होता तो निश्चय ही चंपा और मल्लिका नाम की 2 लड़कियों का ब्याह नहीं हो पाता। गृहस्थी में भयावह तहस नहस कांड हो गया। उस दिन परिस्थिति को याद करने से ऐसा ही लगता है, लेकिन वह सब कुछ नहीं हुआ। यथाविधि सारे अनुष्ठानों के साथ ब्याह हो गया। नहीं, क्यों होता? एक तो जन्म, मृत्यु, ब्याह, यह 3 विधाता पर है। और फिर बंगाली मध्यवित्त परिवार के लोग जैसे मजबूत जीव कम ही हैं। ये पानी में ना तो डूबते हैं, आग से जलते हैं, खड़क से नहीं कटते। लगता है कि गया सब गया, फिर नजर आता है कहाँ कुछ तो नहीं हुआ। और फिर जैसा होता है, हाड़ी चढ़ती है, खाना सोना, नन्हे मुन्ने बड़े और सब बड़े बूढ़े होते हैं। और विधाता पर जीवन लीला अटूट गति से चलती रहती है। मुक्तकेशी के घर में भी इसका व्यतिक्रम नहीं हुआ। ब्याह में शंख बजे, उल्लू ध्वनि हुई, लोगों ने खाया। जग्गू ने आकर विराट धूमधाम से यज्ञ देखा और परोसा हुआ श्यामा सुंदरी ने भी अंतःपुर के बहुत सारे काम किए। पोत दमादों के साथ हंसी ठट्टा किया, गर्ज की। अनुष्ठान में कोई त्रुटि नहीं हुई। केवल विराज उस समय फिर एक बार मृत संतान के छोर को खींचकर प्रसूति घर में पड़ी थी, नहीं आ पाई। और नहीं आ पाई सुबाला के यहाँ उस समय 2-2 विपत्ति। फुलेश्वरी हठात चल बसी और हठात उसी समय गर्दन पर उठाई गई तलवार सुबाला आदि के गले पर पड़ी। अंबिका पकड़ा गया। अंबिका को सजा हो गई होनी ही थी। आशंका की घड़ियां ही तो गिन रही थी। खैर वह रही, ब्याह में आ नहीं सकी, यह असली बात है। लेकिन सारी शून्यता पूरी हो गई थी मुक्तकेशी की सुराज के आने से। ब्याह में सुराज आई थी, उसकी अवस्था और अच्छी हो गई थी। पति की पद मर्यादा और बड़ी। दोनों भतीजियों को उसने 2-2 गहने दिए। और उसके बाद यही समाप्त होता है स्वर्णलता के प्रथम पर्व का आखिरी अध्याय। इसके बाद स्वर्णलता का द्वितीय पर्व शुरू होगा।